आतंकवाद पर नो टॉलरेंस। अगर आतंकियों ने भारत की तरफ देखा तो सजा पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि ये सभी पाक प्रायोजित आतंकी ही देश में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। संदेश साफ है कि उधर से गोली भी चलेगी तो इधर से हम गोला दागेंगे। और यही संदेश आज देश की तीनों जल, थल और वायु की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएनओ ने सबने यही संदेश दिया है। भय बिन होई न प्रीत। पाकिस्तान में सैन्य और आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार करने के बाद आज भारतीय सेनाओं ने मध्यकाल के भक्त कवि तुलसीदास और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य पंक्तियों का सहारा लेते हुए पड़ोसी देश को कड़ा संदेश दिया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये अच्छे से उन्हें समझा दिया है। जब प्रेम और विनम्रता से बात ना बने तो भय दिखाना जरूरी है। भय बिन होए न प्रीत। आज फिर तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाई, कैसे हमने पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन के हथियारों को नाकाम कर दिया। वहीं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का भी सहारा लेते हुए उन्होंने बताया कि ये जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली मानसिकता है, हमने उस पर चोट की है। संदेश देने की कोशिश की कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकियों की ऐशगाह बनाकर अपनी जमीन का दुरुपयोग किया। आज सबसे बड़ी खबर यही, पीएम मोदी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। रामचरितमानस की ये चौपाई श्री राम ने उस समय कही जब वो लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगकर थक गए। तो उन्होंने क्रोध में कहा था कि जब विनम्रता और प्रेम से काम ना बने तो भय दिखाना जरूरी होता है। आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान को इन्हीं शब्दों में चेतावनी दी। बिनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। तीनों सेनाओं की डीजीएमओ की बैठक के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बोले, 3 दिनों में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। आज भारतीय सेनाओं ने यह भी साफ कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स पर कार्रवाई नहीं की। ऐसा दावा किया गया था कि किराना हिल्स के परमाणु ठिकाने पर भारत के हमले में रेडिएशन की अफवाह है। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. दरअसल भारत का हमला इतना सटीक था कि उसने उन्हीं आतंकी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वो निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही भारत ने यह भी दिखाया कि उसके पास इतनी क्षमता है कि वो जब चाहे पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है, चाहे वो परमाणु ठिकाना ही क्यों ना हो। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 12 सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक की है। पीएम के साथ हुई हाई लेवल बैठक की खास बात यह थी कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह की पीएम मोदी के साथ अलग से आधे घंटे बैठक हुई। इस बेहद अहम बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वहीं सीज फायर के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।
बॉर्डर से जुड़े राज्यों के 42 एयरपोर्ट पर अब यात्री विमानों की उड़ान शुरू हो गई है। इस बीच भारत पाकिस्तान को लेकर पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे का बयान सामने आया। उन्होंने बताया आखिर भारत पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं गया। Ladies and gentlemen, war is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी नसीहत दे रही है। हमने अमेरिका को क्यों अगर दिया है तो उसको क्यों हमने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, ये बात बनती है। क्योंकि देखिए, किसी भी मसले में अगर कोई तीसरी शक्ति बीच में आ जाती है तो वो फिर उसमें एक स्टेक होल्डर बन जाती है। कि भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फोन आया तब भारत ने सीज फायर के लिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस के कुछ नेता सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೀಜ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು। ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ मैटर। बहरहाल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध तो टल गया, लेकिन सियासी फायरिंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। जल्दी से अगर हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये वीडियो जिसके साथ हमने शुरुआत की थी 10 मई को जारी आर्मी के वीडियो में आजाद हिंद फौज का कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये गाना बजाया गया था। जिसके बाद आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने उस वक्त लिखा था। 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसके शुरुआत में वीडियो में तांडव स्तोत्रम जो है, शिव तांडव के श्लोक थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता कृष्ण की चेतावनी की लाइनें थी। और पीसी के दौरान एक सवाल के जवाब में एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस के सुंदर कांड से दोहा पढ़ा था। दोहा था, विनय न मानत जल्दी जड़ गए, तिनी दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। यानी जब विनम्रता काम नहीं करती है तो क्रोध और भय का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है और मन में प्रेम और सद्भाव उत्पन्न हो जाता है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, एक तो डीजीएमओ लेवल की बातचीत क्या हुई है, अगर उस पर कोई रिपोर्टर जुड़ते हैं तो फौरन कनेक्ट कीजिएगा। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी कल से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या कार्यक्रम है? और इसी के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर देश में इस वक्त एक उत्साह है। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा देश इंतजार कर रहा है, प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूं ये वो पल है जब हमने देखा है कि पिछले 3 सप्ताह से किस तरह से पूरा एक देश जो है वो एकजुट हो गया है। 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री जी और देश की वीर सेना के साथ खड़े हो गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। दूसरी जो बड़ी बात है, हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, ये पता चल गया है। और अगर हम देखें इतने कम समय में किस तरह से भारत ने क्या पाया है, हमने कहा आतंकवाद का मूल विनाश करेंगे, नेस्त नाबूद करेंगे और जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर की हमारी एक नीति है। उस पे केवल हमने बोला नहीं, उस पे हम चले हैं। और हमारी सेना ने किस तरह से 9 जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे पाकिस्तान के अंदर और पीओ के अंदर, उसको नष्ट किया। दूसरा, 11 एयर बेसेस जो है ये नष्ट किए गए हैं, ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये क्या दिखाता है कि अगर हम कहते हैं तो करते हैं। अब वो जमाना गया कि जब हम आपको डॉजियर देंगे या बताएंगे। अब भारत, अगर आप बुरी नजर से देखेंगे तो पूर्ण तरीके से ताकत लगा के आपसे बदला भी लेगा और आपको बताएगा कि आपकी हैसियत क्या है।
तीसरी बड़ी बात जो मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है, देखिए इस वक्त देश में सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने समझा कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो राजनीति से ऊपर होती हैं और ये जो अभी चल रहा है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब हमने पाकिस्तान के 100 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं, अब एक बड़ी बात और मैं कहता हूं, देखिए जो भारत ने संदेश दिया है, हमारी जो नीति है, एवरी एक्ट ऑफ टेरर ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो इसको हम मानेंगे ये आप युद्ध कर रहे हैं भारत से। ये एक बहुत मजबूत संदेश हमने पाकिस्तान को दिया है और पूरे विश्व को दिया है और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का और साथ में हमारी वीर सेना है जो समय समय पे ब्रीफिंग करके सभी देशवासियों को बता रही है कि क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अभय जी, ऑपरेशन के पहले आप लोगों ने कहा था कि सरकार जो भी करे, रावलपिंडी बहावलपुर घुसकर मारे, हम सरकार के साथ हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप सरकार के साथ हैं? स्वाभाविक रूप से हम सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। और देश के लोगों ने जो हमें दायित्व दिया है वो सवाल भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी की हम पूछें। और मैं मानता हूं कि जो सरकार सवालों से और आलोचना से डरती हो वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। सवाल नंबर 1 मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री से विनम्रता पूर्वक कि बिहार की राजनीतिक रैली में जब आपने उद्घोष किया था सबक सिखाने का, से लेकर जब आप आज रात को 8 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो ये जो सीज फायर हुआ है इसके कुछ कंटूर्स हैं देश के पास? ये सीज फायर का कोई एग्रीमेंट है प्रधानमंत्री जी? किस बुनियाद पर यह सीज फायर का अनुबंध हुआ है? उसकी बुनियाद यह है प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जी का एक ट्वीट फॉल्स इक्विवेलेंस पर। क्या लिखते हैं वो? मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर गर्व है कि उन्होंने समझदारी, बुद्धिमत्ता और साहस दिखाते हुए निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जी, मतलब जो आतंकवाद का शिकार देश है और जो आतंकवाद की शरण स्थली है उनको एक तराजू में तोल दिया और उसकी बुनियाद पर सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। 3 दिन में हमने वो क्या अचीव, हमारी सेना को आपने कहा, मुझे बहुत उम्मीदें बंधी थी, आपने कहा कि सेना को खुली छूट दिए, तो मुझे लगा था कि जब हम सीज फायर अंततः करेंगे, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन जब हम ये शंखनाद करेंगे कि सीज फायर हुआ है तब ये शर्तें उसमें निहित होगी कि पाकिस्तान कहेगा कि हम टेरर की एक्टिविटी जो हमारी भूमि पर से संचालित होती है उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। मुझे लगा जब आपने सिंधु का अस्थायी रूप से स्थगित की, मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल लॉज में उसमें या तो निलंबन है या उसके टर्मिनेशन की बात की गई है। अस्थायी स्थगित का कोई स्वरूप नहीं है। मतलब अंतर्मन में कहीं ना कहीं ये हमारे मन में है कि हम उसको एक पनाह देना चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। वो बेवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए, वो सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी इस ऑपरेशन सिंदूर में, हम क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? हम उनकी लाज को बचा सकते थे, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उनको ये कह सकते थे कि हमने, और हम अपरहेंट थे जब हमारी सेना ने जो कार्रवाई की। मैं सहमत हूं गौरव भाटिया जी की बात से कि हमने उनके एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया, हमने उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया, उनको घुटनों पे ला देते। लेकिन उसके पहले ही अमेरिका ने, और एक और निर्णय है, मुझे लगता है 8 बजे आप इस पर बोलेंगे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जो हजारों सालों से कश्मीर का झगड़ा चल रहा है, मैं उसका भी नहीं, ट्रंप साहब कोई झगड़ा नहीं, कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। और 1994 में सारे राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट में इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि हम उस हिस्से को वापस लेंगे, और आज वो वक्त था कि हम वापस ले। आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक सुझाव और देना चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी को और देश को। देखिए, अगर आप कंटेनमेंट पॉलिसी पढ़ेंगे अमेरिका की 1947, वो रशिया के प्रसार को रोकना चाहता था। चाहे वो कैनन का प्लान हो, चाहे वो मार्शन का प्लान हो, चाहे वो ट्रूडो की डॉक्ट्रिन हो, उन्होंने
1947 से लेकर 1991 तक रशिया को हिस्से कर दिए उस कंटेनमेंट पॉलिसी के आधार पर। रशिया जब टूटा, जब वो अंदर से कमजोर हुआ, कोई बाहर की ताकत नहीं तोड़ सकती थी। इस कंटेनमेंट पॉलिसी को चाइना ने बहुत अध्ययन किया है और वो हम पर लागू कर रहा है। हमारे यहाँ देखेंगे आप, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को उसने साइन किया है, भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट उसने किया है, श्रीलंका में हम्बन टोटा का अनुबंध किया है, पीओके में वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी हमें तोड़ नहीं सकता। हम जब टूटेंगे, जब हमारा सांप्रदायिक सद्भाव टूटेगा प्रधानमंत्री जी, हम जब टूटेंगे, जब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होगा। आप पढ़िए, गंभीरता से अध्ययन कीजिए, रशिया का फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ, उस अंदर उसके सांप्रदायवाद और जातिवाद आया, तब वो टूटा। हमको एक रहना है, हम दृढ़ता से आपके साथ हैं, मगर ये प्रश्न प्रासंगिक है जिनके जवाब देश चाहता है। और मैं उम्मीद आप जनरल मेस्टर्न क्या सुनना चाहते हैं संक्षिप्त में, अगर आप तीनों भी ये बात रखें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं और अभी से क्या किया, कितना किया, नहीं किया, कहां किया, क्यों रुके, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे आज और क्या जानना चाहेंगे जब पीएम बोलेंगे, या आपके मन में इस वक्त क्या है जब आपने तीनों डीजीएमओस की बातचीत को सुना है? और देखिए, प्राइम मिनिस्टर रंजना सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था, और वो साफ था जो उन्होंने बोला था कि टेररिज्म का खात्मा करना है और जो इसके परपिट्रेटर्स हैं उनको भी सजा देना। हाँ। क्या हमने फिर वो ये बताएंगे क्या हमने ये पहली बात कैसे किया है कि हमने पूरी डिप्लोमेसी जो पॉलिटिकल हमने स्टेटमेंट्स दिए, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट किया, कई वर्ल्ड लीडर्स ने भारत का सपोर्ट दिया, फिर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, उसके बाद ये जो इकोनॉमिक हमने सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर जो हमारा काइनेटिक मिलिट्री एक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बोला जाएगा कि भारतीय सेना ने क्या अचीव किया, क्योंकि लोग अब जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था क्या वो हासिल हुआ है। वो पहले तो ये बताएंगे कि हमारा लड़ाई सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ थी और हमने इनके जो 9 कैंप्स बर्बाद किए हैं उसके बारे में बताएंगे, और उसमें बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स बर्बाद किए हैं, और साथ ही उसमें तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें 5 तो मुख्य थे जो हाई वैल्यू टारगेट थे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी बताया जाएगा, 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान पंजाब में घुस के उनको मारा है, और जो मुरीदके का कैंप है और साथ में ये भावलपुर एलईटी का और जैशे का कैंप, उसको किस प्रकार हमने डिस्ट्रॉय किया है, वो सबसे बड़ी मैसेजिंग थी। और वो मैसेजिंग थी पाकिस्तान के ये जो टेररिज्म के परपिट्रेटर जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी ने वर्ल्ड को सबसे बड़ा सबूत दे दिया है कि वो टेररिस्ट के साथ खड़ी है, क्योंकि वो उसके जनाजे में आए और उसके बाद वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे कि ये पंजाब पे हमला हुआ है और टेररिस्ट पे हमला हुआ है, तो पाकिस्तान ने काउंटर रिएक्शन किया। तो ये एक सबसे बड़ी चीज हुई है जो पाकिस्तान और वो हमने अचीव किया। और देखिए ना, मतलब जो लोग इसको अंडरमाइन करना चाह रहे हैं, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हम पहले इन्हीं स्टूडियोज में बैठ के चर्चा करते थे कि भारत के पास क्या ऑप्शंस है, क्या हम बहावलपुर मुरीद के टारगेट करेंगे, क्या हम रावलपिंडी तक अटैक कर सकते हैं, वो हुआ है। और अगर मतलब आप सोचिए कि अब्दुल अजहर को, रऊफ अजहर को मारने पर अगर अमेरिका भी धन्यवाद कर रहा है, क्यों? क्योंकि डैनियल पर्ल की इतनी बर्बर हत्या इसी आतंकी ने की थी। मतलब हमने इतने बड़े बड़े, जैसा आपने कहा, हाई वैल्यू टेररिस्ट को मारा है, 9 आतंकी ठिकाने, 11 मिलिट्री जगहों पर, और हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। यही तो लक्ष्य था ना दयाल साहब? देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री बहुत आर्टिकुलेट स्पीकर हैं और ऐसी बात करते हैं जो जनता को और हर किसी को दिल जीत लेती है। तो मेरा मानना है कि आज प्रधानमंत्री पहले अपनी बहादुर सेना को इस कृतज्ञ भारत का नमन करेंगे, उन सपूतों को नमन करेंगे जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए ये कार्रवाई की है। सबसे पहले मेरे ख्याल में वो भारतीय सेना को करेंगे, फिर वो इस भारतवर्ष की जनता को आश्वासन देंगे कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, भारत पर अगर कभी किसी ने आंख उठाई तो उसकी बहुत दुर्दशा की जाएगी। भारत सेफ है, सिक्योर है, और भारतवासियों अपना काम करो, मौज लो, कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरा मैसेज देंगे वो पाकिस्तान को कि देखो, एक बार फिर हमने उदारता की है, हम चाहते तो आपको अब इस फंदे से नहीं निकलने देते और आपको फांसी पे लटका सकते थे। वो पाकिस्तान को भी एक संदेश देंगे कि देखिए, जो आपने किया था
उसकी हमने इतनी ही सजाएं देनी थी, वो हमने रोक दी। अगर आगे से आप कुछ भी करोगे तो वो हमारा डॉक्ट्रिन जो है, वो एक्ट ऑफ वॉर जो है, उस पर जरूर बोलेंगे कि हम ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि सिर्फ पंजाब तक या लिमिटेड नहीं रहेगी, इसका और गहरा असर पड़ेगा। और आखिरी बात मेरे ख्याल में दुनिया को बताएंगे कि देखिए, भारत का अपना मुद्दा है पाकिस्तान के साथ। आप हमारे दोस्त हैं, सब हमारे दोस्त हैं, और हम आपकी शुभकामनाओं के बहुत शुक्रगुजार हैं कि यह शांति रहे। लेकिन ये हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है, क्योंकि देश में काफी अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है इसका पूरा का पूरा ट्रूस जो है ट्रंप ने करा दिया, कोई कह रहा है चाइनीज के प्रेशर थे, कोई हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की दुनिया, बाजार गर्म है और दुनिया अपनी बातें करे। मैं समझता हूं वो इस समय देशवासियों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज देंगे कि हमें सबका प्रेम, सबका आशीर्वाद, सबका सब ठीक है, लेकिन द्विपक्षीय है, ये बायलेटरल इशू है, इसमें किसी के दखलंदाजी की, मतलब मैं समझता हूं प्रधानमंत्री आज इस बात को स्पष्ट कर देंगे। और अंतिम बात एक जरूर स्पष्ट करेंगे वो कि क्यों उन्होंने अपने इस मुहिम को, क्यों उनका पॉलिटिकल एम इतना लिमिटेड था, और क्यों उन्होंने इस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के बाद में उन्होंने ये फैसला ले लिया। मैं समझता हूं ये सारी चीजें जो है फिर सेटल कर बिल्कुल। और जिसकी आपने चर्चा लास्ट में की, मैं वहां से शुरू करके आपके पास आना चाहती हूं, स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी। देखिए, जब भी जंग होता है हम दो स्तर पर उसे लड़ते हैं। एक तो सैन्य कार्रवाई सरहद पर जो अपनी जान पर लड़ते हैं, लेकिन आजकल एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चलता है पूरे देश में, और उसमें 10 तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिशें होती हैं। इंडिया तो छोड़िए, लगातार हम लोग बता रहे थे, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बाकायदा फुल डिटेल्स के साथ छापा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि आप ट्रूस कीजिए, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि सीज फायर नहीं होगी, अगर वो हमला करेगा तो हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे। अगर वो रुकने को तैयार है तो फिर हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। लेकिन इसको कोई सुनता है, सुन के अनसुना करना चाहता है, क्योंकि सबका अपना एक एजेंडा होता है, एजेंडे के तहत लोग चलते हैं और भ्रांतियों को फैलाते हैं। आप एक पूर्व फौजी की तरह आज अपने पीएम से क्या सुनना चाहती हैं? देखिए, इस बात में अंजना कोई दो राहें नहीं है कि हमने अपना जो नेशनल ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर का अचीव कर लिया है। उसके बाद जो एस्केलेशन हुई, वो जवाबदारी हुई, वो सब कुछ हम सबके सामने है। दूसरी बात, हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार किस तरह से हमारे नागरिकों को साथ लेके चली है, जिस तरह से हमारी एमईए ब्रीफिंग हुई है, एक नहीं दो बार। उसके बाद आपकी डीएमओ ब्रीफिंग्स देख लीजिए, जिसमें आपको टारगेट्स विद टाइम स्टैम्प वहां पे आफ्टर एंड बिफोर उनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो आज मैं अपने प्रधानमंत्री से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यही है कि जिस तरह से पीछे होता है वो हमें साथ लेके चलेंगे, और जितने लोगों की, जितनी आवाम की, जनता की जो भी डाउट्स और अभी भी कुछ सवाल होंगे वो सारे क्लियर होंगे। और ये एक तरह से चेतावनी भी हो सकती है, साथ ही अपनी फौज को जो सराहेंगे वो तो है ही, पर ये एक चेतावनी हो सकती है हर उस इंसान, हर उस देश के लिए जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जैसे कि जाना जाता है पीठ पे छुरा खोपने के लिए, तो इंडिया इस बात के लिए जाना चाहता है कि हम 100 मारते हैं, गिनते हैं 10। तो अब समझदार को इशारा काफी है। गौरव जी, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपने अभय जी के भी सवाल सुने, आपने जो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, सरकार के भारतीय जनता सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप इस पर क्या कहेंगे? अंजना जी, जैसा मैंने पहले कहा, ये समय वो समय है जो बहुत ही संवेदनशील भी है और जिम्मेदारी का भी समय। एकजुटता आज समय की मांग है भारत के लिए। और मुझे थोड़ा सा दुख हुआ जब कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना, ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी पार्टी का CWC रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है और वो यहाँ पे ऐसे अटपटे सवाल करने लगे। क्या उनको ये नहीं पता जो आज प्रेस वार्ता करी है कि अभी ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है? ऑन गोइंग ऑपरेशन में कह रहे थे कि आप बताइए कि ये जो सीज फायर था इसके कॉन्टोर्स क्या हैं। अरे आप एक बात बताइए, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है, जो आपने कहा नहीं, और अगर देश की सेना पे विश्वास है, तो थोड़ा सा इंतजार तो आप कर ही सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, अंजना जी ध्यान दीजिएगा, ये लोग कह रहे हैं अमेरिका ने
समझौता कराया है अमेरिका के दबाव में किया है। अरे एक बात जान लीजिए, ये जो मसला है ये द्विपक्षीय है और रहेगा। किसी के दबाव में ना भारत आता है ना नरेंद्र मोदी जी आते हैं। S-400 जो सुदर्शन चक्र बना है हमारी सेना के लिए, अंजना जी आपको मालूम है अमेरिका ने दबाव बनाया था भारत पे, इसको मत लो। S-400 लिया गया। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ये वही करेंगे जो देश हित में होगा। अब दो बड़ी बातें मैं कहता हूं अंजना जी, क्यों ऐतिहासिक है पिछले 7 से 10 दिन? इसलिए ऐतिहासिक है, एक परमाणु देश है जो परमाणु हथियारों से लैस है, उसके अंदर घुस के जो ठिकाने हैं उनको ठोका गया है, नष्ट किया गया है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, जब हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है तो क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा चरित्र दिखाना चाहती है जिससे कि पाकिस्तान में उनके नेताओं के वीडियो चलें, रॉबर्ट वाड्रा हिंदू मुस्लिम करें, अजय राय उस रफेल एयरप्लेन का मजाक उड़ा रहे थे जिस रफेल ने दिखाया कि उसकी क्षमता कितनी है और पाकिस्तान थर-थर कांपा। और इससे पहले मैं और बता दूं, कांग्रेस का वो ट्वीट याद करिए, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया था। आज ये अवसर नहीं है कि राजनीति करी जाए। और जुगुलर वेन की बात हुई, अंजना जी याद करिए, जो पाकिस्तानी जनरल है असीम मुनीर, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कश्मीर जुगुलर वेन है उनकी। अरे पाकिस्तान की असली जुगुलर वेन तो पंजाब था। पंजाब में घुस के ठोका हमारी वायुसेना ने। अपनी जुगुलर वेन बचाओ, पाकिस्तान ये जान जाए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। मैं एक बात बस और कहना चाहूंगा, देखिए आज विश्व पटल पे भारत की मजबूती सबके सामने आ चुकी है। ठीक है, हमने अगर S-400 लिए उसका इस्तेमाल हुआ, भारत मजबूत हुआ। हमने रफेल लिए, उसका इस्तेमाल हुआ फ्रांस से, भारत मजबूत हुआ। इजराइल, ये लोग कहते थे जय फिलिस्तीन, और इजराइल ने हमें ड्रोन्स दिए, हमें वो मारक क्षमता दी जिसकी हमें आवश्यकता थी। इससे एक बात सिद्ध होती है, नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो सही है और भारत मजबूत हो रहा है। और यहाँ 3 वॉर वेटरन बैठे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, कितनी स्पष्टता से उन्होंने भारत को जोड़ने का संदेश दिया है। यही वक्त की आज जरूरत है। बिल्कुल, और यही पूरे भारत से एक आवाज आज जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभय जी आप जवाब दें, जरा दिखाते हैं, क्योंकि कुछ बड़ी बातें भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं। 4 लेयर्स में पाकिस्तान के हमले को हमने कैसे नाकाम किया। देखिए कुछ बड़ी बातें जिसकी अनदेखी अक्सर हम लोग इस भीड़ में इंफॉर्मेशन के कर जाते हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनके तमाम हमलों को नाकाम करता है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। रावलपिंडी, और अगर सगरोटा उन्होंने बोला ना, जैसा कि DGAO ने, कि वहां पर सगरोटा, यानी आप देखिए उस पूरे इलाके में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहां तक जाकर हम हमले करते रहे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हुआ। हम आपको दिखाते हैं 4 लेयर्स में पाक के हमले को हमने कैसे नाकाम किया है। जो पहली लेयर थी वो काउंटर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की थी, मैन पैड्स भी कहा जाता है, वो थे, उसके बारे में मैं पूछूंगी आपसे। दूसरी लेयर कम दूरी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलें थी। तीसरी लेयर मध्यम दूरी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल, और लंबी दूरी वाली चौथी लेयर में थे। पाकिस्तानी हमले को हमने जो नाकाम किया है उसमें अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो उनके पास मिसाइलें थी। चीनी PL-15 मिसाइल दिखा दीजिए एक बार। ये चारों लेयर्स हमने आपको बता दिए हैं, पहले लेयर में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में लंबी दूरी का। पहले वाले में कम दूरी का, दूसरी में, उसके बाद से तीसरी में मध्यम दूरी और चौथी में लंबी दूरी का। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। अब अगला दिखा देते हैं, पाकिस्तानी हमले को जो हमने नाकाम किया है तो उनके पास क्या क्या हथियार थे जिसको हमने नाकाम किया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं चीनी PL-15 मिसाइल। देखिए चीनी माल कैसे उनके लिए बहुत बेकार साबित हुआ। तुर्की का यह जो उनका ड्रोन है, तुर्की का ही सोंगर ड्रोन्स, ये सब नाकाम हुए। ये सब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, मतलब जिसको कहते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ ड्रोन लेजर गन जो उन्होंने भेजे थे वो सब नाकाम रहे।
जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था उनका, जितने ही इस तरह के अनमैन्ड जो म्यूनिशन था, लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसे कहा जाता है क्योंकि वो ऐसे हवा में तैरता है और फिर कहीं पर अटैक करता है, HQ-9 डिफेंस सिस्टम उसका हमने नाकाम कर दिया, हमने उसका एवैक सिस्टम नाकाम किया है, आकाश तीर। और अब हम भारत की तरफ से आपको बताते हैं कि हमारे कौन कौन से हथियार थे जो सटीक तरीके से काम करने में कामयाब रहे। इजरायली स्पाइडर मिसाइल, S-125 पिचोरा, L-70 गन्स जिसने एयर डिफेंस से बेहतरीन काम किया है, ZSU-23mm ये भी हमारे एयर डिफेंस में काम किया, शिल्का, CUAS। तो हमारा डिफेंस जिस तरह की कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा है, मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही अद्वितीय उनका परफॉर्मेंस रही है, वैसे ही उनका पूरी तरह से वैसे ही फेल हुआ है, जिसको कहते हैं मतलब फुस साबित हुआ है। तभी आप सोचिए कि सगरोटा तक, रावलपिंडी तक, पंजाब में, मुरीद के बहावलपुर, हर जगह जहां हमने चाहा वहां हमला किया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो उनकी सूरत रही। जल्दी से एक एक कमेंट इस पर आपसे गिनी जी शुरू करते हुए, ये जो हम मतलब देयर एयर डिफेंस सिस्टम वर्सेस आर एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ये तो सबसे बड़ा प्रमाण मिल गया इसमें कि मतलब वो इतनी बुरी तरह से फेल हुए। जो जो उन्होंने चीनी माल, तुर्की माल लगाया था, सब फ्लॉप हुआ। और हम देखिए, हम चीनी माल, तुर्की माल, हम बेटर है, वो बेटर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती है स्ट्रैटेजी की बात कि हमने उनके कौन से टारगेट्स को एम किया, कौन से टारगेट्स ध्वस्त किए, डिस्ट्रॉय किए। जैसे कि आप देख सकते हैं उनका मैं कल ही ब्रीफिंग में जो पिक्चर्स शेयर हुई थी, चित्र शेयर हुए थे, उसमें कि हमने कौन कौन से टारगेट्स लिए थे, तो आप देखें उसमें इनका लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार जो हमने डिस्ट्रॉय किया था, तो हमने उनको, उनके सिस्टम्स को बेसिकली पैरालाइज किया है कि वो आगे वो यूज़ ही ना कर पाए, जिस मकसद से वो आए हैं वो यूज़ ही ना कर पाए। सो दैट वाज, मैं बोल सकती हूँ बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने अपने उनके टारगेट्स सेलेक्ट किए, जिस वजह से हमने यहाँ पे आज जीत। और युद्ध नीति में से यही तरीका होता है ना कि आप जो उसके मतलब सिस्टम्स हैं उसको आप पैरालाइज करें, जिससे वो अटैक कर सकता है आगे। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ये अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोल दूं, एक कोई भी फौज दो उसके वो होते हैं कि एक ऑफेंसिव होती है और एक डिफेंसिव, दोनों काम करना पड़ता है एक फौज को। पाकिस्तान की ऑफेंसिव पहले देखते हैं। ये जितने भी इन्होंने आपने ये मिसाइल्स और ड्रोन दिखाए, सबको हमने नकारा कर दिया। तो पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी उसको हमने बर्बाद कर दिया। अब चलते हैं पाकिस्तान की डिफेंसिव कैपेबिलिटी। हमने जाके उनके सब सिस्टम्स को अटैक किया है, हमने उसको भी प्रूव कर दिया विश्व में कि ये आपके चाहे चाइनीज HQ-9 वगैरह थे, आपकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी हमने आपकी नकारा कर दी। तो कहने का मतलब है ये तो एक भारत के लिए बहुत विजय है कि अभी तक एरियल बैटल हुआ है, इसके अलावा ग्राउंड बैटल तो हुआ नहीं है, नेवी बैटल नहीं हुआ है, इसमें ही हमने एक विक्ट्री अचीव कर ली है ऑफेंस और डिफेंस दोनों में। तो हमारा डिफेंस बहुत मजबूत था, जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम था, ये जो मल्टी लेड है जो बताया गया था, उसमें इनकी सारी ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई। और जब हमने अटैक किया तो हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इतनी बढ़िया थी कि घुस के पाकिस्तान पंजाब में मारा, पेशावर तक गए, इनके नूर खान एयरबेस पे गए जो इनके GHQ के पास था, इसका मतलब, और वहां पर बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय किए, हैंगर्स डिस्ट्रॉय किए, वो सबने देखा है। इसका मतलब कल हम मुनीर को भी टारगेट कर सकते हैं कि वो जहां पर भी हो। तो कहने का मतलब जो इजराइल करता था कि आपने चुन चुन के टॉप हाई वैल्यू टारगेट भरे, आज भारत में वो कैपेबिलिटी है। हमारी जो ये एयर वॉरफेयर में मैं बोलूं वो तो हमने प्रूव कर दी है, दुनिया ने देख ली। जल्दी से समझाऊंगा आपके दर्शकों के लिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज एयर डिफेंस में रडार होते हैं, छोटा रडार, बड़ा, ऐसे रडार कैपेबिलिटी, वो पिकअप करता है थ्रेट को। उसके बाद है उसकी किस वेपन को डिटेल किया जाए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर है। बिल्कुल। और कमांड कंट्रोल सेंटर के बाद 4 लेयर जो डिफेंस है, हम बार बार बात कर रहे थे HQ-9 की। मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। HQ-9 सबसे बेस्ट सिस्टम उनका अंडर 20 किलोमीटर में, जो कि S-300 अमेरिका जो रशियन S-300 है, जो S-400 से पहले आई थी, उसको चाइनीज ने कॉपी करके, पुअर कॉपी है उसकी, और वो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। S-400 के सामने वो बिल्कुल नहीं है, मतलब 4 टाइम्स भी नहीं है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और देखिए ना, हमारे तीनों जब कल BGM पाकिस्तान को और भी कमजोर उसके बाद उन्होंने एक सकरी सी टेबल पर तीनों को ढकेल दिया, और उन मतलब जोकरई का पूरा एक थिएटर लग रहा था। ऐसे जो छोटे शहरों में हमारे जो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, वैसी वैसी चीजें वो दिखा रहे थे। छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे स्टूडियोज होते हैं, अरे कहीं ढंग की जगह से सीख लेते कुछ, अगर कॉपी पेस्ट ही करना है। जो लोग नहीं समझ रहे, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसने पहले इन रडार्स को सप्रेस किया है, और जो हमारी
कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग है, उसने इन एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स है ना, कमांड कंट्रोल सिस्टम और जो ये HQ9 और HQ16 हमारे सर इतना ज्ञान मत दीजिए, उन्होंने सुन लिया फिर ऐसे ही कुछ मिला के वो ऐसे दाएं बाएं करना शुरू करते हैं टीवी पे। ज्ञान की बात जल्दी से वो इन कोई भी बात मत करो जिससे कि हमारे दुश्मन अभी चाइना है, मैं साफ बोलता हूं, हमारे बड़े दुश्मन बचे हुए हैं। और वही चाहता था कि हम एक पोस्ट ट्रम्प टैरिफ सिनेरियो में भारत जो आगे बढ़ रहा था, वो चाहता है कि भारत एक लॉन्ग वॉर में एंगेज हो और वो चाहता है कि ये सब हो। लेकिन हमने जिस झूठ की बात की, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं, अभी तो लंबी कवरेज ये है, पीएम बोलने वाले हैं 8 बजे। एक बार फिर से सुन लो पाकिस्तान, झूठा पाकिस्तान आज तक के वीडियो से छेड़छाड़ करके गलत जानकारी देता है। हम आपको दिखाते हैं कि जब पाकिस्तान के थिएटर में कल तीन हाँ आपके भी कई लोगों के सोशल मीडिया हैक कर रहा है, ठीक है सर बिल्कुल, जब ये थिएटर में बैठते हैं ना तो कई तरह के ड्रामे रचते हैं, उनकी पोल हम खोल रहे हैं।